कल्पना कीजिए एक ऐसे कालखंड की जब आसमान का रंग नीले से बदलकर धुएं और राख के कारण स्याह काला हो चुका था। हवाओं में फूलों की सुगंध नहीं, बल्कि जलते हुए चंदन, पिघलते हुए सोने और निर्दोष लोगों के बहते हुए गर्म खून की दुर्गंध घुली हुई थी। साल था 1323 ईस्वी। स्थान दक्षिण भारत का गौरव, वारंगल का अजय किला, जिसे ओरुगल्लू कहा जाता था। काकतीय साम्राज्य का यह ऐसा स्वर्ण युग था जहां कहा जाता था कि बाजारों में हीरे और मोती सब्जियों की तरह तराजू में तौले जाते थे। किले की दीवारें इतनी विस्तृत थीं कि उन पर 2 हाथी एक साथ चल सकते थे, लेकिन आज वो दीवारें टूट चुकी थीं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के खूंखार बेटे उलूग खान, जिसे बाद में दुनिया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानने वाली थी, ने 1 लाख से अधिक रक्तपिपासु सैनिकों के साथ इस किले को रौंद दिया था। काकतीय नरेश प्रताप रुद्र को भारी लोहे की जंजीरों में बांधकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो वारंगल की खदानों से निकला था, अब तुर्कों की खून से सनी हथेलियों में था। वारंगल के मार्गों पर लाशों के ऐसे ढेर लगे थे कि गिद्धों और चीलों ने भी आसमान से उतरना त्याग दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिण भारत की आत्मा को ही किसी ने कुचल कर रख दिया हो। दिल्ली सल्तनत का खौफ इतना गहरा था कि कोई एक शब्द भी बगावत का बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इसी जलते हुए शहर की राख के बीच एक दूर पर्वत पर स्थित एक साया यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी जो आने वाले समय में पूरी दिल्ली सल्तनत को जलाकर भस्म करने वाली थी। वह कोई राजा नहीं था, उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं था और उसके पास कोई विशाल सेना भी नहीं थी। वह सिर्फ एक साधारण सेनापति था। सबसे विशाल रहस्य जिसे आज हम सुलझाएंगे वह यही है, कैसे एक साधारण सेनापति ने, जिसके पास न अपना राज्य था, न निधि, न हाथी और न ही कोई शाही सेना, उसने उस दिल्ली सल्तनत को घुटनों पर ला दिया जिसकी तलवारों से पूरा एशिया कांपता था। कैसे उसने 75 बिखरे हुए एक दूसरे के खून के प्यासे कबीलों को एक किया और एक ऐसी अदृश्य फौज तैयार की जिसने तुगलक के अजेय साम्राज्य को दक्षिण से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतिहास की पुस्तकों में हमें अक्सर एक बहुत ही चतुराई से बुना गया झूठ सिखाया जाता है। हमें एक झूठी उम्मीद दी जाती है कि 14वीं शताब्दी में जब दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का अंधकार छा गया था, तब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने आकर हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की थी। या फिर हमें यह बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान था जिसकी अपनी ही बेवकूफ़ी भरी नीतियों और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के अजीब फैसलों के कारण उसका साम्राज्य खुद टूट गया। यह एक बहुत विशाल भ्रम है, एक ऐसा झूठ जिसे बार बार दोहराकर सच मान लिया गया है। जरा गहराई से सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक कोई पागल इंसान नहीं था। वह अपने समय का सबसे क्रूर, सबसे शिक्षित और सबसे खतरनाक रणनीतिकार था। उसकी सेना में मध्य एशिया के सबसे खूंखार अश्वारोही, फारस के तीरंदाज और अरब के इंजीनियर शामिल थे। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब वह कूच करती थी तो मीलों तक सिर्फ धूल का बवंडर दिखाई देता था। ऐसे अजय सुल्तान का साम्राज्य अपने आप कैसे गिर सकता है? और बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो हरिहर और बुक्का ने जिस नींव पर अपने महान साम्राज्य के महल को स्थापित किया, वह नींव किसी और ने अपने खून से सींची थी। विजयनगर की स्थापना से कई साल पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी थी जिसने तुगलक की सेना का मूल आधार समाप्त कर दिया था। तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद इसलिए नहीं बदली थी कि वह पागल था। उसने राजधानी इसलिए बदली थी क्योंकि दक्षिण भारत में एक ऐसा अदृश्य शेर जाग उठा था जिसका खौफ उसे दिल्ली के महलों में भी सोने नहीं दे रहा था। इतिहासकारों ने जानबूझकर उस असली रक्षक को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। उसे विस्मृत कर दिया गया क्योंकि उसकी कहानी सत्ता के उन ठेकेदारों को रास नहीं आती थी जिन्होंने बाद में राज किया। वह रक्षक, वह अदम्य योद्धा कोई और नहीं, मुसनूरी वंश का शेर कपाया नायक था। एक ऐसा नाम जो आज भले ही हमारे पाठ्यक्रम से गायब हो, लेकिन 14वीं सदी में इस नाम को सुनकर दिल्ली सल्तनत के क्रूर से क्रूर सूबेदारों के माथे पर पसीना आ जाता था। लेकिन कपाया नायक ने यह असंभव कार्य किया कैसे? एक बिखरे हुए समाज को उसने दुनिया की सबसे विशाल सेना के खिलाफ कैसे तैयार किया? वारंगल के पतन के बाद पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। तुगलक ने अपने सबसे क्रूर गवर्नर मलिक मकबूल, जिसे पहले गन्नमा नायक के नाम से जाना जाता था और जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, को यहाँ का शासक नियुक्त किया।
मलिक मकबूल का शासन ऐसा था कि धरती भी खून के आंसू विलाप करने लगी थी। किसानों से उनकी उपज का 80% हिस्सा कर के रूप में छीन लिया जाता था। जो कर नहीं दे पाते थे उनके बच्चों को गुलाम बनाकर अरब के बाजारों में बेच दिया जाता था। मंदिरों को खंडित कर वहां की मूर्तियों को अश्वों के बांधने के अस्तबलों में सोपानों की तरह उपयोग किया जाने लगा था। चारों तरफ सिर्फ खौफ, चीखें और मौत का तांडव था। ऐसे घनघोर अंधकार में गोदावरी नदी के किनारे भद्राचलम के घने, अभेद्य और रहस्यमयी जंगलों में एक गुप्त सभा बुलाई गई। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे स्थानीय सरदार और सेनापति जंगलों में छिप गए थे वे इस सभा में पहुंचे। इनमें मुसनूरी वंश के प्रोलय नायक सबसे प्रमुख थे। प्रोलय नायक ने विद्रोह की पहली आग प्रज्वलित की, लेकिन तुगलक की क्रूर सेना के साथ एक भीषण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने आग को और तीव्र कर दिया। अब इस क्रांति की कमान उनके चचेरे भाई कपाया नायक के हाथों में आ गई। कपाया नायक जानते थे कि भावनाओं और गुस्से से तुगलक की तोपों और तीरों का सामना नहीं किया जा सकता। तुर्कों की सेना एक विशाल अजगर की तरह थी और कपाया नायक के पास सिर्फ कुछ मुट्ठी भर घायल और भयभीत योद्धा थे। लेकिन कपाया के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी सुल्तान के पास नहीं था, स्थानीय भूगोल की समझ और एक ऐसा मस्तिष्क जो शतरंज के सबसे शातिर खिलाड़ी से भी तेज चलता था। उन्होंने पहला और सबसे असंभव कदम उठाया। उस समय तेलुगु क्षेत्र में 75 छोटे और विशाल नायक सरदार थे। ये 75 कबीले और सरदार आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। उनके बीच की आपसी दुश्मनी सदियों पुरानी थी। कपाया नायक ने रात के घने अंधेरे में भेष बदलकर इन 75 सरदारों के पास कमल के फूल और एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, हमारी आपस की दुश्मनी तब तक है जब तक हमारी मातृभूमि जीवित है। आज हमारी मां का चीरहरण हो रहा है। अगर आज हम नहीं मिले तो कल हमारा इतिहास सिर्फ गुलामों का इतिहास कहलाएगा। एक हो जाओ या कटने के लिए तैयार रहो। यह एक रोमांचित कर देने वाला क्षण था। जो सरदार कल तक एक दूसरे की छाती में भाला उतारने को आतुर रहते थे वे आज कपाया नायक के नेतृत्व में गोदावरी के किनारे एकत्रित हुए। रात के सन्नाटे में सुलगती हुई अग्नि को साक्षी मानकर उन 75 सरदारों ने अपनी हथेलियों को तलवार से चीरा और अपने रक्त को मिलाकर एक ऐसी कसम खाई जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने कपाया नायक को अपना चक्रवर्ती चुना। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस नई क्रांति के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उत्पन्न कर दिया। कपाया नायक की इस गुप्त सभा और 75 नायकों के मिलन की भनक दिल्ली के क्रूर गवर्नर मलिक मकबूल के जासूसों को लग गई। मलिक मकबूल, जो वारंगल के भव्य किले में बैठा था, इस खबर को सुनकर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपनी 50,000 की भारी अश्वारोही सेना, खतरनाक तुर्की तीरंदाजों और आग उगलने वाली मंगोल मशीनों को जंगलों की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। मकबूल का फरमान साफ था, मुझे उन 75 सरदारों के कटे हुए सिर वारंगल के किले के दरवाजे पर लटके हुए चाहिए और उस कपाया नायक की खाल निकालकर उसमें भूसा भर दो। लेकिन कपाया नायक कोई साधारण योद्धा नहीं थे कि वे खुले मैदान में इस मौत की आंधी का सामना करते। उन्होंने एक ऐसी रणनीति का जन्म दिया जिसे आज की दुनिया छापामार युद्ध कहती है। जब मकबूल की विशाल सेना गोदावरी के घने जंगलों में दाखिल हुई तो उन्हें वहां कोई दुश्मन नहीं मिला। जंगल शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। इतनी खामोशी कि सैनिकों को अपने ही दिल की हृदय गति सुनाई दे रही थी। दिन के समय भयंकर गर्मी और उमस ने तुर्की सैनिकों के लोहे के कवचों को भट्टी की तरह गर्म कर दिया था। सैनिक पसीने से तर बतर, प्यास से व्याकुल हो रहे थे। जैसे ही वे जंगल के तालाबों और कुओं के पास पानी पीने पहुंचे, उन्हें नहीं पता था कि कपाया नायक के जासूसों ने उन सभी जल स्रोतों में खतरनाक जंगली विषैली वनस्पतियां मिला दी थीं। पानी पीते ही तुर्की सैनिक व्याकुल होकर मरने लगे। अश्वों के मुंह से झाग निकलने लगा और फिर जब रात का घना अंधेरा छाया तब शुरू हुआ कपाया नायक की प्रेत सेना का खौफनाक तांडव। काले वस्त्रों में लिपटे, शरीर पर राख मले हुए कपाया के आदिवासी योद्धा वृक्षों की शाखाओं से दलदलों के बीच से अचानक प्रकट होते। उनके तीरों पर ऐसा जहर लगा होता था कि एक हल्की सी खरोंच भी इंसान को लकवा मार जाती थी। वे बिजली की गति से तुर्की शिविरों पर हमला करते, तंबुओं में आग लगाते, राशन के गोदाम जलाते और पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में वापस गायब हो जाते। मकबूल के सैनिक पागल होने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे युद्ध कर रहे हैं, इंसानों से या भूत प्रेतों से। हर रात उनके सैकड़ों साथी बिना किसी युद्ध के मारे जा रहे थे। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक था
जिसने तुगलक की उस सेना को अंदर से भंग कर दिया जो कभी मंगोलों से भी भयभीत नहीं हुई थी। मकबूल की सेना का मनोबल मिट्टी में मिल चुका था। भूख, प्यास, बीमारी और अदृश्य तीरों के खौफ ने उन्हें नरक का अनुभव करा दिया था। यह देखकर मलिक मकबूल ने एक बहुत ही शातिर और खतरनाक चाल चली। उसने अपनी सेना को वापस खुले मैदान में खींच लिया और कपाया नायक के एक करीबी सरदार के परिवार को बंदी बना लिया। उसने ऐलान किया कि अगर कपाया नायक खुले मैदान में आकर युद्ध नहीं करेगा तो उन बंधकों को हाथियों के पैरों तले मसलवा दिया जाएगा। यह कपाया के लिए एक धर्म संकट था। कपाया नायक जानते थे कि खुले मैदान में उनकी हल्की और पैदल सेना तुर्कों के भारी अश्वारोहियों के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन एक नेता के रूप में वे अपनों को मरने नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आज भी महान सेनापति हैरान रह जाते हैं। कपाया नायक ने अपनी सेना को खुले मैदान में उतारने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने युद्ध के लिए एक ऐसे मैदान को चुना जिसके एक तरफ दलदल था और दूसरी तरफ गहरी खाई। उन्होंने अपनी सेना के सबसे कमजोर हिस्से को जानबूझकर मैदान के बीचों बीच रखा ताकि मलिक मकबूल को लगे कि वह आसानी से उन्हें कुचल सकता है। जैसे ही युद्ध का नगाड़ा बजा, मकबूल ने अपने भारी हथियारों से लैस हजारों अश्वारोहियों को कपाया की सेना के बीचों बीच हमला करने का आदेश दे दिया। तुर्की अश्व तूफान की तरह आगे आए, लेकिन जैसे ही वे कपाया की सेना के करीब पहुंचे, कपाया के सैनिक अचानक पीछे की तरफ भागने लगे। मकबूल को लगा कि दुश्मन भयभीत होकर भाग रहा है। जीत के घमंड में अंधी हो चुकी तुर्की सेना ने उनका पीछा किया और यहीं वे कपाया नायक के बुने हुए उस मौत के जाल में फंस गए। भागते हुए कपाया के सैनिकों ने तुर्की सेना को उस दलदली जमीन की तरफ खींच लिया जिसे उन्होंने घास और सूखी शाखाओं से ढंक रखा था। जैसे ही भारी लोहे के कवच पहने तुर्की सैनिक और उनके अश्व उस जमीन पर पहुंचे, वे दलदल में धंसने लगे। अश्वों की टांगें टूट गईं। सैनिक कीचड़ में फंसकर व्याकुल होने लगे। उनकी गति शून्य हो गई। प्रेस तभी दलदल के दोनों तरफ घने वृक्षों के पीछे छिपे हुए कपाया नायक के 75 सरदारों ने अपनी असली ताकत दिखाई। आसमान से तीरों की ऐसी बारिश हुई जिसने सूरज की रोशनी को ढंक दिया। कपाया नायक खुद एक घुमावदार खड्ग लेकर तुर्की सेना के बीच में उतर गए। उनका खौफ इतना था कि एक वार से वे तुर्की सेनापतियों को 2 हिस्सों में चीर रहे थे। खून के फव्वारे निकल रहे थे। जो सेना कल तक दिल्ली सल्तनत का गुरूर थी, वह आज कीचड़ और खून में लथपथ होकर रहम की भीख मांग रही थी। मलिक मकबूल ने जब अपनी विशाल सेना को इस तरह कुत्तों की मौत मरते देखा तो उसके अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वह अपनी शाही पोशाक उतारकर एक साधारण सिपाही के वस्त्र पहनकर रात के अंधेरे में वारंगल के किले से भाग निकला और सीधा दिल्ली जाकर ही रुका। अगली सुबह वारंगल के अजय किले पर एक बार फिर से काकतीय और मुसनूरी वंश का विजय ध्वज लहरा रहा था। कपाया नायक ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को दक्षिण भारत से समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा कपाया नायक के रहते दक्षिण की तरफ आंख उठाकर देख सके। कपाया नायक को आंध्र देशाधीश्वर और तेलुगु राया की उपाधि दी गई, लेकिन इतिहास की कहानी कभी इतनी सीधी और सरल नहीं होती। असली रहस्य और सबसे चौंकाने वाला अध्याय तो अब आने वाला था। जिस महान कपाया नायक ने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई, जिसने पूरे दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा, उसकी मौत किसी दिल्ली के सुल्तान के हाथों नहीं हुई। उसकी मौत का कारण बना एक ऐसा विश्वासघात, एक ऐसा षड्यंत्र जो आज भी भारत के इतिहास के माथे पर एक कलंक है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप कांप उठेंगे। कपाया नायक की इस सफलता ने पूरे दक्कन में क्रांति की लहर फैला दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसी समय देवगिरी में तुगलक के खिलाफ एक और विद्रोह हुआ। वहां के सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बगावत कर दी और एक नया राज्य बनाने की घोषणा की। कपाया नायक, जो चाहते थे कि दिल्ली का सुल्तान कमजोर हो, उन्होंने एक बहुत विशाल राजनीतिक भूल कर दी। उन्होंने एक अच्छे मित्र की तरह हसन बहमन शाह की मदद की। उन्होंने उसे सैनिक दिए, धन दिया और उसे स्थापित होने में सहायता की। कपाया को लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने सोचा कि वे दोनों मिलकर दिल्ली के खिलाफ एक सुरक्षित दीवार बनाएंगे। इसी हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। लेकिन जैसे ही बहमनी सल्तनत मजबूत हुई, हसन बहमन शाह की नजरें वारंगल की असीम दौलत और कपाया नायक के उपजाऊ राज्य पर टिक गईं। जिस इंसान को कपाया नायक ने अपने हाथों से पाला था,
उसी ने कपाया की पीठ में खंजर उतार दिया। बहमनी सुल्तान ने वारंगल पर एक के बाद एक कई भयानक हमले शुरू कर दिए, लेकिन कपाया नायक के लिए सबसे विशाल आघात बहमनी सुल्तान का हमला नहीं था। सबसे विशाल और रोमांचित कर देने वाला आघात था उनके अपनों का धोखा। याद कीजिए उन 75 सरदारों को जिन्होंने खून की कस्में खाई थीं। सत्ता और लालच एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी कसम को दीमक की तरह समाप्त कर देती है। इन्हीं सरदारों में से एक बहुत ही शक्तिशाली गुट था, रेचेरला वेलामा नायक का गुट। वे राचकोंडा और देवरकोंडा के शासक थे। कपाया नायक की विकसित होती शक्ति और उनकी चक्रवर्ती की उपाधि से वेलामा नायकों के अंदर ईर्ष्या का जहर भर गया था। बहमनी सुल्तान बहुत चालाक था। उसने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उसने वेलामा नायकों को गुप्त रूप से संदेश भेजा, अगर तुम कपाया नायक को हराने में मेरी मदद करोगे तो वारंगल का आधा हिस्सा और बेशुमार दौलत तुम्हारी होगी। सत्ता के नशे में अंधे हो चुके वेलामा नायकों ने उस आदमी से हाथ मिला लिया जो उनके धर्म और संस्कृति का दुश्मन था। सिर्फ अपने ही खून के भाई कपाया नायक को खत्म करने के लिए उन्होंने बहमनी सुल्तान के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। कल्पना कीजिए उस वीर योद्धा की मानसिक स्थिति की। कपाया नायक, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में लगा दिया था, आज वह दो तरफा मौत के घेरे में फंसा हुआ था। एक तरफ बहमनी सल्तनत की खूंखार फौजें थीं और दूसरी तरफ पीठ पीछे स्थित गद्दार वेलामा नायक जो कल तक उनके साथ खाना खाते थे। साल था 1368 ईस्वी। स्थान था भीमावरम का ऐतिहासिक मैदान। यह वह युद्ध नहीं था जहां न्याय की जीत होने वाली थी। यह वह युद्ध था जहां गद्दारी अपना सबसे भद्दा खेल खेलने वाली थी। कपाया नायक अपनी कमजोर और थकी हुई सेना के साथ मैदान में उतरे। उनके बाल सफेद हो चुके थे। शरीर पर 100 से अधिक युद्धों के अनगिनत घाव थे, लेकिन उनकी आंखों की वो ज्वाला आज भी वैसी ही थी जैसी वारंगल के पतन के समय थी। उन्हें पता था कि वह यह युद्ध नहीं जीत सकते। उनके अपने ही जासूसों ने उन्हें वेलामाओं के धोखे की जानकारी दे दी थी, लेकिन कपाया नायक ने भागने से इनकार कर दिया, एक शेर की तरह। लेकिन उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दुश्मन की सेना के बीचों बीच प्रवेश कर गए। दक्षिण भारत का वह अजेय सूरज जिसने दिल्ली सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज अपनी ही माटी के लालचियों के हाथों उस भीमावरम के मैदान में हमेशा के लिए अस्त हो गया। कपाया नायक की मृत्यु के साथ ही मुसुनूरी वंश का अंत हो गया और वारंगल का महान साम्राज्य एक बार फिर से अंधकार के गर्त में डूब गया। लेकिन सबसे विशाल रहस्य, वह साजिश जिसने कपाया नायक को इतिहास से मिटा दिया, वह उनकी मौत के बाद शुरू हुई। कपाया नायक को किसने भुलाया? वेलामा नायकों ने वारंगल पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनके माथे पर गद्दारी का ऐसा कलंक लग चुका था जिसे वे मिटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दरबार के कवियों और इतिहासकारों को आदेश दिया कि कपाया नायक के नाम और उनकी उपलब्धियों को हर सरकारी दस्तावेज, हर शिलालेख से नष्ट कर मिटा दिया जाए। उन्होंने इतिहास को दोबारा लिखवाया ताकि कोई यह न जान सके कि उन्होंने कितने महान नायक की पीठ में खंजर उतारा था। और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, जो बाद में दक्षिण के सबसे विशाल साम्राज्य बने, उन्होंने भी कपाया नायक को कोई श्रेय नहीं दिया, क्योंकि अगर वे कपाया नायक की महानता को स्वीकार कर लेते तो उन्हें यह मानना होता कि उनके अपने साम्राज्य की नींव में कपाया नायक का खून और पसीना मिला हुआ है। सत्ताधीश कभी अपना श्रेय किसी मृत और हारे हुए नायक को नहीं देते। इसीलिए जिस व्यक्ति ने भारत के सबसे खूंखार आक्रांता मोहम्मद बिन तुगलक की नाक के नीचे से पूरा दक्कन छीन लिया था, उसका नाम हमारी इतिहास की किताबों के किसी अंधेरे कोने में नष्ट होने के लिए त्याग दिया गया। आज भी वारंगल के खंडहरों में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे कपाया नायक की उस अनसुनी चीख को बयान कर रही हैं, वह चीख जो दुश्मनों के वार से नहीं बल्कि अपनों के धोखे से निकली थी। एक और किंवदंती है कि कपाया नायक ने अपने अंतिम समय में काकतीय साम्राज्य की कुछ सबसे बहुमूल्य निधियों और प्राचीन रहस्यों को गोदावरी के किसी गुप्त गुफा में छिपा दिया था ताकि वह वेलामाओं और बहमनी सुल्तानों के हाथ न लग सके। वह निधि आज भी उसी जंगल के किसी अंधेरे हिस्से में स्थित है जिसका रास्ता कपाया नायक के साथ ही चिता में जलकर राख हो गया। आज जब हम वापस देखते हैं तो कपाया नायक सिर्फ एक राजा या सेनापति नहीं थे, वह एक विचार थे। वह इस बात का जीवित प्रमाण थे कि जब एक समाज अपने सारे मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाता है तो वह दुनिया की किसी भी महाशक्ति को मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन साथ ही उनकी कहानी यह भी चेतावनी देती है कि एक महान साम्राज्य को दुश्मन की तोपें नहीं
बल्कि अपनों की गद्दारी नष्ट करती है। कपाया नायक ने दक्षिण भारत को वह विश्राम का समय दिया था जिसके कारण हिंदू संस्कृति वहां बची रह सकी और विजयनगर जैसे महान साम्राज्य का उदय हो सका। अगर कपाया नायक न होते तो शायद आज दक्षिण भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और ही होता। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? क्या कपाया नायक की वह छापामार रणनीति जिसने तुगलक की सेना को दलदल में दफन कर दिया, या फिर उनके अपनों का वह रोमांचित कर देने वाला धोखा जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी? हमें कमेंट्स में बताएं। दिस वीडियो जीवी न्यूज़ 10वीं और ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोमांचित कर देने वाले रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें।